हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही स्वागत है हमारी इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में, जिसमें हम पॉलिटी के क्वेश्चन ले रहे हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये यूपीएससी प्री 2020 में आया क्वेश्चन है दोस्तों, कि गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति क्या है, मतलब पाई जाती है। इसके बारे में बोला है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है। आखिरकार गांधीवादी जो विचारधारा है, मार्क्सवाद जो विचारधारा है, उसमें दोनों में समान चीज क्या है, समान सहमति किस बात को लेके है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं कि एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज की बात करना। ठीक है, इससे अगला देखते हैं वर्ग संघर्ष, और सी ऑप्शन देखते हैं निजी संपत्ति का समाप्ति करना, और डी ऑप्शन देखते हैं आर्थिक नियतिवाद। तो आपको पता होगा कि गांधी जी और मार्क्सवाद में एक चीज थी कॉमन, कि गांधी जी और मार्क्सवाद दोनों ही राज्य को नहीं मानते थे, राज्य विहीन समाज की बात करते हैं दोस्तों। तो इसलिए इसका आंसर हो गया ए। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि मार्क्सवाद में एक चीज ध्यान रखना, वर्ग संघर्ष की बात की गई थी। मार्क्सवाद में निजी संपत्ति, मतलब गांधी जी ने निजी संपत्ति का विरोध किया था, और मार्क्सवाद ने क्या किया, वर्ग संघर्ष किया। ठीक है, तो हमसे पूछा गया क्या है दोस्तों, हमसे पूछा गया है कि दोनों में क्या सहमति थी। तो दोनों में सहमति थी एक, मतलब कहने का मतलब राज्य विहीन समाज के बारे में बात करना। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, मार्क्स का कहना था, उनका कहना है कि राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण करने का साधन है, शोषण करने का साधन है। ऐसा किसका मानना था, मार्क्स का। और गांधी जी इसे, राज्य को मतलब कहने का मतलब हिंसा का मूर्त रूप मानते थे। किसको, राज्य को, तथा व्यक्तित्व और स्वतंत्रता का विरोधी भी समझते थे इसे। किसको, राज्य को। तो दोनों में आम सहमति की कि राज्यविहीन क्या बोलते हैं, राज्यविहीन समाज की बात करते थे। क्योंकि मार्क्स का मानना था कि राज्य वर्ग द्वारा, एक राज्य में क्या, एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के द्वारा शोषण किया जाता है। और इन्होंने ये बोला था मार्क्स ने कि सर्वहारा वर्ग और बुर्जुआ वर्ग को माना था। बुर्जुआ वर्ग अमीर वर्ग को माना, और सर्वहारा मतलब जो गरीब तबके के लोग हैं, उनका मानना था कि एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। जबकि गांधी जी मानते हैं कि जो राज्य होता है वो हिंसा का मूर्त रूप है, और स्वतंत्रता का विरोधी समझते थे राज्य को गांधी जी। इसलिए इसका आंसर दोस्तों ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये उस टाइम करंट में था, आधार के बारे में। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया गया था। आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता, ऐसा बोला गया है। अगला कथन है, राज्य निजी निगमों से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता, राज्य के बारे में। इसके अलावा आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। अगला है कथन, आधार भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। तो जैसा कि दोस्तों उस टाइम एक करंट में था, इसलिए आपने उस टाइम अगर कोई एग्जाम दी होगी 2020 वाली, तो आपने करंट पढ़ी होगी, तो उसके बारे में पूरी चीजें पता होगी। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूं कि इसमें ऑप्शन बी आंसर है दोस्तों, क्योंकि करंट का क्वेश्चन था। पहली बात तो पॉलिटी में कई क्वेश्चन करंट से पूछे जाते हैं, लेकिन उनकी जो बेसिक थीम होती है वो स्टैटिस्टिक्स पार्ट से पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि इसका आंसर है दोस्तों बी। दूसरा और चौथा कथन सही है इस बारे में। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि राज्य निजी निगमों पर आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता, तो ये बात भी सही है दोस्तों। ठीक है, और चौथा, आधार भारत की संचित निधि के हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है, ये बात भी सही है। पहला कथन इसलिए गलत है दोस्तों, 3 महीने की नहीं होकर के 6 महीने की बात की गई थी इसमें। ठीक है, तो ये करंट का क्वेश्चन है, मतलब उस टाइम करंट में चल रहा था, इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं दोस्तों,
ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप करंट में उस मुद्दा चल रहा हो तो आपको उस हिसाब से पढ़ेंगे आप करंट, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं बताता हूँ, तीसरा नंबर का क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है। ये लगातार 2-3 साल में आ चुका है। ये 2020 में भी आया है, 2021 में भी आया है, और शायद 2017-18 में भी आया है। मैं आगे बताऊंगा इस क्वेश्चन को लेकर। ये संवैधानिक सरकार पूछ ले, सीमित सरकार पूछ ले, या फिर संविधानवाद पूछ ले, या फिर ऐसे पूछ ले घुमा के कि सरकार को सीमित करता है, मौलिक सरकार को सीमित करता है, सरकार की मतलब शक्तियों को परिबद्ध करता है। तो कहने का मतलब है, उसका मतलब क्या है, सीमित सरकार की बात आती है। तो इसलिए इसका आंसर दोस्तों डी, आपने पढ़ा ही होगा। और किसके माध्यम से करता है, देखो आपको मैंने बताया था संविधानवाद के बारे में। संविधानवाद, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों कि शासकों के कर्तव्य, भाई शासक के कर्तव्य क्या होते हैं, कर्तव्य के अलावा शक्तियां एवं आम जनता का अधिकार। आम जनता के अधिकार कौन कौन से हैं, अधिकार, ठीक है, इत्यादि का वर्णन है। या वर्णित होते हैं संविधानवाद में। और ये किसके माध्यम से होते हैं, देखो तो ये उदाहरण के लिए हम मान सकते हैं दोस्तों, उदाहरण के लिए मौलिक अधिकारों के माध्यम से, डीपीएसपी के माध्यम से, स्वतंत्र न्यायपालिका के माध्यम से। कैसे, स्वतंत्र न्यायपालिका के माध्यम से कैसे, कि आप एक चीज देखो कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करती है, स्वतंत्र न्यायपालिका कर सकती है, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसके माध्यम से क्या है, सरकार को सीमित करती है। तो यही तो पूछा है हमसे कि संवैधानिक सरकार कौन सी होती है, या उसका अर्थ क्या होता है, या संविधानवाद क्या होता है, या संविधान सरकार क्या होती है, या सीमित सरकार क्या होती है। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं आपसे, आपको पता होना चाहिए उसके बारे में, कैसे आपको उसके बारे में बेसिक पता होना चाहिए, तब आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो दोस्तों। तो रिपीट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपबंध संबंध को निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंध करता है। कहने का मतलब बेस्ट एग्जाम्पल पूछा है हमसे, बेस्ट एक्सप्लेनेशन पूछा है। तो पहला क्या कह रहा है, पहला कथन क्या कह रहा है, यदि विधियां अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम होती है, ऐसा बोला है। ठीक है भाई, ये बात सही है। अगला कह रहा है यदि विधि नहीं तो स्वाधीनता भी नहीं हो सकती, ये बात भी ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा, ठीक है। यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो स्वाधीनता के लिए खतरा होता है। तो चारों बात सही है होने को तो, लेकिन हमसे पूछा है बेस्ट डेफिनेशन क्या है। तो जैसा कि आपको पता है, एक जॉन लॉक करके थिंकर थे, उन्होंने एक बात बोली थी दोस्तों। क्या बोली थी, उन्होंने बोला जहां विधि नहीं, सॉरी, जहां विधि है वहां कोई स्वतंत्रता नहीं है। कहने का मतलब था जहां विधि नहीं, ये मैंने गलत लिख दिया, जहां विधि नहीं, मैं दोबारा लिख देता हूं इसको। जॉन लॉक ने कही थी ये बात, और यही क्वेश्चन पूछा है आपसे। उन्होंने बोला था दोस्तों कि जहां विधि नहीं है वहां कोई स्वतंत्रता नहीं, ऐसा बोला जॉन लॉक ने, ठीक है, कि जहां विधि नहीं है वह स्वतंत्रता नहीं है। और यही इसका आंसर दोस्तों, यदि विधि नहीं तो स्वाधीनता नहीं। तो ये बात बिल्कुल सही है। एक और चीज क्या दोस्तों, कि स्वतंत्रता अधिकारों की उपज है। क्या है, स्वतंत्रता अधिकारों की उपज है, और यह अधिकार हमें राज्य देता है, राज्य द्वारा प्राप्त होते हैं जो ये अधिकार होते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो अधिकार होते हैं, इन अधिकारों अर्थात
स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य क्या बनाता है दोस्तों? विधि बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों? विधि बनाता है। तो मेरा कहने का मतलब है, आप अगर बेसिक पढ़ेंगे तो ये पाएंगे कि किस प्रकार विधि और स्वाधीनता में रिलेशन है दोस्तों। रिलेशन किस प्रकार का है, तो इसमें पूछा बेस्ट डेफिनेशन क्या है। बेस्ट मतलब बेस्ट पूछा है, इसलिए इसका आंसर हो गया यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। समझ रहे बात को? यही तो पूछा आपसे, ये इसका आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, इस पे ध्यान दीजिए आप। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पे ध्यान दीजिए दोस्तों। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किनको विधि का शासन के प्रमुख लक्षण है? रूल ऑफ लॉ के बारे में बात कर रहा है। उनके लक्षण कौन कौन से हैं? ऑप्शन देखिए आप। शक्तियों का परिसीमन, कहने का मतलब शक्तियों को सीमित करना, ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं। तो कहने का मतलब है कि विधि के शासन के बारे में कौन कौन से लक्षण हैं। विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ की बात कर रही है। रूल ऑफ लॉ क्या होता है आपको पता होगा कि आर्टिकल 14 में आप जानते हो कि समानता का अधिकार दिया गया है, विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण। इसके बारे में आपने बिल्कुल पढ़ा हुआ और यही क्वेश्चन में पूछा है। तो मेरे कहने का मतलब है दोस्तों कि आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको जो आपने पढ़ा है वो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आ, लेकिन आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है तो उसका आंसर आप अच्छी तरह से दे सकते हैं। जैसे कि पहला कह रहा है कथन कि शक्तियों का परिसीमन, ठीक है। अगला कह रहा है दूसरा कथन विधि के समक्ष समता, ये भी बात ठीक है। इससे अगला कह रहा है तीसरा ऑप्शन सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, ठीक है। और अगला ऑप्शन क्या है? स्वतंत्रता एवं नागरिक अधिकार। अब आप देखिए, आपने पढ़ा होगा विधि के शासन के बारे में बिल्कुल। एक चीज आप ध्यान रखनी है, तो तीसरा ऑप्शन है ये गलत होगा। क्यों गलत होगा मैं आपको बताता हूं। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, ये गलत है दोस्तों। सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व। समझ रहे हो बात को? ये घुमा के दे दिया थोड़ा सा, इसी में लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे और इस क्वेश्चन को गलत कर देते। वैसे इसका आंसर दोस्तों सी है। पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है। मैं आपको बताऊं, आर्टिकल 14 के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। विधि के शासन के अंतर्गत विधि सर्वोपरि है, मतलब विधि से बढ़कर कुछ नहीं है, कहने का मतलब है होती है, सर्वोपरि होती है और विभिन्न अंगों में शक्तियों का परिसीमन, विभिन्न अंगों में शक्तियों का परिसीमन होता है। और सरकार जो होती है दोस्तों, ये मैं आपको बता रहा हूं कि विधि के समक्ष समता आपने पढ़ा ही होगा, शक्तियों का परिसीमन भी होता है विधि के शासन में, तो ये बात भी सही है, दूसरा सही है। तीसरी बात गलत क्यों है दोस्तों? चौथी बात तो सही है, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार तो होना ही है। चौथी बात गलत क्यों है कि सरकार के प्रति दोस्तों जन उत्तरदायित्व न होकर के सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। समझ रहे बात को? ये क्वेश्चन घुमा दिया, ये कथन वाला घुमा दिया, इसलिए कथन गलत है। बाकी पहला, दूसरा, चौथा कथन सही है। विधि क्या है? विधि के शासन में क्या है दोस्तों? विधि सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि है, कहने का मतलब विधि से बढ़कर कुछ नहीं। ये आपने पढ़ा होगा, यही तो पूछा है आपसे, घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया। यूपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। ऐसे ध्यान रखनी छोटी छोटी चीजें। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समाज में समता होने की एक निहितार्थ का मतलब है, उसका मतलब क्या है? यह है कि उसमें आखिरकार समानता होती क्या है। आपने पढ़ा होगा कि समानता का मतलब होता है विशेषाधिकारियों का अंत, विशेषाधिकार जो होते हैं उनका अंत होना, ये तो समानता है।
आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। तो ये उपाधियाँ क्या थी? विशेष अधिकार थे एक प्रकार के, तो इसलिए इसका आंसर होने को तो ये है। लेकिन आप देखिए अगला ऑप्शन देखते हैं, तो अवरोधों का अभाव, तो ये कोई बैठ नहीं रहा इसका सही। हमसे पूछा है बेस्ट प्रतिस्पर्धा का अभाव। अरे प्रतिस्पर्धा कंपटीशन तो होनी चाहिए ना हर चीज में, ऐसा थोड़ी हो जाएगा, तो ये तो नहीं है। विचारधारा का अभाव, विचारधारा से कोई मतलब ही नहीं है। देखो आपको पता होगा कि समाज के किसी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर मिलना चाहिए, यह बात कहता है हमारा संविधान प्रदान करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है भाई। विशेषाधिकारों को तो अंत करो आप, तभी तो समानता आएगी। जैसे कि भारतीय संविधान में आपने पढ़ा ही होगा दोस्तों कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें एक बात क्या कही गई है दोस्तों, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता उल्लेख किया गया है। समझ रहे हो बात को? तो ये चीज ध्यान रखनी है। आपसे बेस्ट पूछे ना तो उसका बेस्ट का आंसर देना है। समझ रहे हो बात को? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ये गलत हो सकता था दोस्तों। भारत में मताधिकार और निर्वाचन अधिकार होने का अधिकार जो होता है वो कौन सा अधिकार है? निर्वाचित और मताधिकार जो देते हैं, मत देते हैं, किसी वोट देते हैं, कहने का मतलब वो कौन सा अधिकार है हमारा, नागरिक का कौन सा अधिकार है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, क्या पता होना चाहिए कि भारत में मताधिकारों का जो निर्वाचन का अधिकार है दोस्तों, ये क्या है? ये कहने का मतलब है ये एक प्रकार का संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार क्यों है दोस्तों? तो आपको पता ही है। क्या पता है कि आपने एक चीज ध्यान रखना, जो संविधान में उल्लेखित हो, तो आर्टिकल 326 में मत देने का अधिकार है, आपको पता है। अनुच्छेद 326 में मताधिकार का उल्लेख है, समझ रहे बात को? 326 है ये, 28 नहीं है, 26 में। और हमसे पूछा गया अधिकार कौन सा है। देखो मौलिक अधिकार तो नहीं है मत देने का, नैसर्गिक मतलब मनुष्य होने के नाते वो अधिकार, ठीक है, तो वो नहीं है दोस्तों। ये संवैधानिक अधिकार है, विधिक अधिकार नहीं है। समझ रहे बात को? तो ये सिंपल क्वेश्चन था लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन था, आप पे गलत भी हो सकता था, ऐसी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। ये चीज ध्यान रखनी है, आपसे पूछा है नहीं है नहीं है, ये पूछा है आपसे, ये चीज ध्यान रखनी है विशेषकर। तो भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, तो ये संघ राज्य की पद्धति के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये बात सही है, इसके लिए तो सही है। ये हमसे पूछा है नई विशेषता कौन सी विशेषता नहीं है, विशेषता नहीं है कहने का मतलब संघ से संबंधित। केंद्र राज्यों की भी शक्तियों को बंटवारा, तो बिल्कुल बात सही है। हमसे सही की नहीं पूछा, हमने गलत पूछा है। संघबद्ध होने वाली इकाइयों की राज्यसभा में असमान प्रतिनिधि, ये भी बात सही है। अगला देखते हैं, यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच सहमति का परिणाम है। सहमति का परिणाम नहीं है दोस्तों, ये आर्टिकल 1 में बात कही गई है हमसे। क्या कही गई है आर्टिकल 1 में बात दोस्तों? कि इंडिया जो भारत है और राज्यों का यूनियन है, और हमसे यहाँ क्या बोला है कि यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति है। सहमति नहीं है, बल्कि ये चीज बताई है ना, ये अमेरिका में है लागू, इंडिया में लागू नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। समझ रहे बात? राज्यों की भी सहमति हुई थी अमेरिका में, हमारे यहाँ पे नहीं हुई। समझ रहे बात को? भारतीय संविधान में क्या है, आर्टिकल 1 के थ्रू बताया गया है कि भारतीय संविधान में एक बात बताई है कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है भारतीय संविधान में, ठीक है, जबकि वहां पे क्या है, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है अमेरिका में। और ये तो हमसे पूछा है, घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया आपसे और आप कंफ्यूजन हो जाएंगे और गलत कर देंगे।
इसलिए इसका आंसर होने को तो डी है दोस्तों। आपको मैंने क्वेश्चन का तरीका बताया है कि आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान की जो भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो आपको पता होना चाहिए स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, ये तो आपको पता है ही है। शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए, ये मेन मेन बात है दोस्तों, मेन मेन फीचर हैं। लिखित संविधान, अगर लिखित संविधान न होगा तो ये बात कहाँ लिखी होंगी, समझ रहे हो बात को, जरूरी है चीज। द्वैसदस्य विधायिका होनी चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, समझ रहे बात को। तो यही तो पूछा है हमसे, बस ये घुमा के पूछ लिया। इसलिए यूपीएससी क्या है, आपकी बेसिक नॉलेज को चेक करती है। यूपीएससी क्वेश्चन ऐसा नहीं देगी कि आपको इन्फॉर्मेशन ही, इन्फॉर्मेशन खुद क्वेश्चन दे रहा है, बस आपको समझना है इस चीज को, समझ रहे बात को, बस आपको इस चीज के बारे में पता करना है, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों हम, अगला देखते हैं दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन। ये वही है जो मैंने अभी बताया संविधान सरकार के बारे में, और ये क्वेश्चन 2014 में पूछा है, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा है, और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा है। आप देख लीजिए आप रिपीट होते कि नहीं होते क्वेश्चन। लोग कहते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, अरे बिल्कुल होते हैं, थीम होती है उनकी बेसिक, वो आपको पढ़ना है। और घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको पता ही है दोस्तों। जैसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहले ध्यान रखना क्या पूछा है हमसे, सही है या सही नहीं है, ऐसा कुछ पूछा है। तो देखिए पहला कथन है, जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की अधिकार जो स्वतंत्रता है उसको प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती हो, ठीक है। तो ये गलत बात है, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाना, बल्कि सरकार पर प्रतिबंध लगाने के लिए होते हैं, जिसमें मौलिक अधिकार विशेष होते हैं, फंडामेंटल राइट होते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, लेकिन संविधान होता है जिसके थ्रू ये बात स्पष्ट होती है, समझ रहे बात को। तो इसका दूसरा कथन क्या है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती हो। तो ये बी आंसर दोस्तों, कहने का मतलब है बी का मतलब है केवल दूसरा कथन, दूसरा सही है इसका आंसर। क्यों सही है, कि ये बात कह रहा है कि स्वतंत्रता के हित में राज्य सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाते हैं, समझ रहे बात को। घुमा के क्वेश्चन था, ये बात समझने की बात थी, इसलिए इसका आंसर दोस्तों बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि बिक्री कर जिसका भुगतान आप कोई टूथपेस्ट खरीदते समय, आपने मान ले कोई टूथपेस्ट खरीदा है, उसके समय निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर है। ये यूपीएससी 2014 में क्वेश्चन आया था दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि एक चीज ध्यान रखना, कौन कौन सा कर है जो राज्य सरकार लगाती है, केंद्र सरकार उन्हें वसूल करता है, समझ रहे हो बात को, यही तो पूछा है हमसे। तो पहला कथन क्या है, केंद्र सरकार द्वारा आरोपित होता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा आरोपित लेकिन राज्य सरकार द्वारा संगठित, ये भी नहीं दोस्तों। राज्य सरकार द्वारा आरोपित किंतु केंद्र सरकार द्वारा संगठित, ये भी नहीं दोस्तों। तो आखिरकार है क्या, राज्य सरकार द्वारा तो आरोपित होते हैं और वही संगठित करता है, उनको इकट्ठा करता है, समझ रहे बात को। तो इसलिए इसका आंसर है डी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, इसका आंसर डी है। आखिरकार आपको पता होना चाहिए, जैसे टूथपेस्ट की बात करिए, यहाँ पे टूथपेस्ट पर जो कर होता है उसे हम बोलते हैं CST, मतलब CST अधिनियम के तहत अंतर्गत आता है ये जो कर होता है। आते हैं जिसे राज्य सरकार द्वारा प्रशासित किया जाता है, मतलब लगाया जाता है, जिसे क्या है दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा प्रशासित किया जाता है, यह आपको पता ही होगा, ठीक है। और ये तो पूछा हमसे, राज्य सरकार लगाती है और राज्य सरकार इनका संग्रहित करती है, आरोपित करती है और संग्रहित करती है। तो इसका आंसर है डी। अगला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, ये हमारी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है दोस्तों, उसमें जो कहने का मतलब है, उसमें जो इस सीरीज में जो क्वेश्चन ये पॉलिटिक्स क्वेश्चन है उनकी लास्ट क्वेश्चन है,
मतलब हमने 2013 से 2023 के सारे क्वेश्चन ले लिए पॉलिटी के, ठीक है। अब हम हिस्ट्री के लाएंगे, एक एक सब्जेक्ट को लेंगे धीरे धीरे दोस्तों। तो पहला कथन क्या है, निम्नलिखित में से विचार कीजिए कथनों पर। पहला क्या है, पहला है दोस्तों कि राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का अंग है। दूसरा कथन है आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत सरकार की समवर्ती सूची में रखा गया है, ठीक है। तीसरा कथन है भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार होना चाहिए या किया दिया जाना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो राष्ट्रीय विकास परिषद है योजना आयोग का अंग नहीं है। पहली बात, पहला कथन गलत। पहला कथन गलत होते ही आपका आंसर सीधा आ जाएगा दोस्तों। ये पहले होता था, 2013 क्वेश्चन है, लेकिन 2023 में जो पैटर्न बदला है दोस्तों, इसमें चीज़ें बदल गई है। ध्यान रखना है चीज़ें, ये चीज़ें बदल गई हैं। अब क्या आपको पूरी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, पूरे कथनों के बारे में पता होना चाहिए। तो जैसा कि आप देखते हैं कि आर्थिक और सामाजिक योजना जो है, आर्थिक और सामाजिक योजना भारतीय संविधान के, जो भारत का संविधान है दोस्तों, समवर्ती सूची में रखा गया है, इनको रखा गया है। ये बात बिल्कुल सही है। और तीसरा कथन भी सही दोस्तों कि भारत का संविधान ये भेद करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दे। ये बात किस पर की गई है, 73वां सीए का मतलब है कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट, संविधान संशोधन के तहत। किसको, पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार सौंपा है। दिया जाना चाहिए, ये बोला है हमसे। समझ रहे हो बात को। मेरा कहने का मतलब है कि आपने क्वेश्चन देखे, उसका पैटर्न देखा, आखिरकार क्वेश्चन कहाँ से पूछ जा रहे, यही इनका मकसद है हमारी इस सीरीज का। और एक और चीज़ ध्यान रखना, हमने आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चलाई है, इसमें हमने अभी तक हमने जितने भी वीडियो बनाए, ये हमने पॉलिटिक साइंस के बनाए दोस्तों। पॉलिटिक क्वेश्चन कैसे आए। अब दोस्तों पॉलिटिक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए 10 साल के, 2013 से 23 के बीच में। अब स्टार्ट करेंगे दोस्तों हिस्ट्री के क्वेश्चन, टॉपिक वाइज ले रहे हैं हम, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज। समझ रहे बात को, उसको करेंगे। आपको आशा करता हूँ कि ये वीडियो समझ में आ रहे होंगे और आपके बड़ी हेल्प कर रहे होंगे। आपको कमेंट बॉक्स में ये चीज़ बतानी है कि आखिरकार हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं अगर कोई गलती हो रही है हमसे। और एक और चीज़, आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमारी जो सोचने की क्षमता है, आखिरकार इस यूपीएससी एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, किन थीमों पे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ये चीज़ आपको पता चल जाएगी। और यही चीज़ पता होनी चाहिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत